मोदी जी जल्दी आइए, नहीं तो छोड़ के भाग जाऊंगा। मोदी जी धकेलिए मत, गिर जाऊंगा, छोड़िए। मोदी जी मेरा मर्डर करने के प्लान में थे, लेकिन मैं बच गया। अगर मैं चाहता तो मोदी जी को पानी में डुबा डुबा के मार सकता था। We need 400 सीट फॉर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो ये बोलने वाले लोग अभी पावर में नहीं है, पर अगर वो पावर में आ जाते हैं तो क्या 400 सीट मिलने के बाद भाजपा संविधान को चेंज कर सकती है? क्या एमपी मिलकर इतना पावर रखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो खुद ही अपॉइंटेड हैं? तो आज इसी चीज पर बात करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है। दोस्तों, इस चुनाव में हमने देखा कि लोगों ने एक नारा दिया, अब की बार 400 पार। और 400 पार इसलिए कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है। ज्यादातर एमपी, ज्यादातर एमएलए जो भी है उससे संबंधित है बीजेपी से, उनका कहना यह है कि हम संविधान को ही चेंज कर देंगे। वी नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड। और अब हमको 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान को चेंज करके एक नया संविधान लाएंगे। मे बी इट इज फॉर हिंदूज, एक हिंदूवादी संविधान। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या भारत में इतना पावर रखते हैं एमपीज या पार्लियामेंट कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से चेंज कर दे और पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दे? तो इसी चीज पर बात करेंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं पहली बात, प्रोविजंस क्या है। 1973 में एक बहुत फेमस केस हुआ, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में जजमेंट जो आया था वो ये था कि एक आधारभूत ढांचा का नियम लाया गया। आधारभूत ढांचा मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। किसी भी मुद्दे पर यह आधारभूत ढांचा अलग प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कोई भी संविधान की किसी भी अमेंडमेंट या संविधान के विरुद्ध कोई भी नियम कानून अगर बनता है तो सबसे पहले उसकी एक जांच की जाएगी। इस जांच में अगर ये निकलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज है, तब उसको या तो सिरे से या तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग उसको उस भाग से उसको निरस्त कर दिया जाएगा जहां से वो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करती है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी अमेंडमेंट का खंडन करती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही हटा देगी। तो अगर ऐसा हो सकता तो आर्टिकल 13 कोई पावर नहीं रखती और ना ही कोर्ट कोई पावर रखता, क्योंकि फिर से परिभाषित होगा, तो न्यायालय फिर से परिभाषित होगा। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा, ये परिभाषित होगा। एमपी कौन है, एमपी कौन है, एमपी को क्या पावर है, कैसे किस आर्टिकल के थ्रू एमपी अपॉइंट हुए हैं, ये सारा चेंजेस हो जाएगा। तो एक हिसाब से हर एक लाइन कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज हो जाएगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, या कहा जाए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है, जिन्होंने पूरे स्तरों को देखा था। और आज मेरे हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज सबसे परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज ये इतने सारे संशोधनों के बाद बना हुआ है कि अब ये पूरी तरह से फिल्टर्ड हो गया है। यही हाल कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी में जितने भी ऐसे नेता थे जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उनको बीजेपी ने अपने आप ज्वाइन करा लिया। तो आज बीजेपी में जितने भी लोग हैं उसमें मैक्सिमम करप्ट नेता ज्वाइन कर चुके हैं और उनको एक तरह के वॉशिंग पाउडर से धोया गया है, मोदी वॉशिंग पाउडर से। इसलिए अगर बीजेपी कहती है कि हमारे पार्टी में कोई अब ऐसा करप्टेड व्यक्ति नहीं है, तो हम सीधा सीधा ये जानते हैं कि जितने भी करप्टेड थे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की मूल भावना है। मूल भावना से तात्पर्य है कि हम किसी भी कार्य को अगर करते हैं या कोई भी नियम कानून अगर बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से, तो क्या वो भारत के लोकतंत्र की रक्षा करता है या नहीं, क्या यहाँ गणतंत्र की स्थापना होती है नहीं, क्या वह सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू है कि नहीं, यही संविधान की मूल भावना है। और अगर भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात है तो यहाँ पास जो एक पंथ निरपेक्ष शब्द है और कहीं कहीं वो धर्म निरपेक्ष शब्द है। आज तक इसमें विवाद बना हुआ है कि क्या संविधान में धर्म निरपेक्ष कहा गया है या पंथ निरपेक्ष। कुछ जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी एमपी बन जाते हैं। हमारे देश में ऐसा नियम है कि शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है एमपी की, तो वो कहते हैं कि हमको 400 सीट चाहिए बिकॉज वी वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। वो उसे अपने भाषा में बोलते हैं कि हमको अब की बार मोदी सरकार एंड अब की बार 400 पार, बिकॉज अब हमें चाहिए एक हिंदू राष्ट्र। तो क्या ऐसा करना संभव है? तो सबसे पहले हम केशवानंद भारती मामले को देखते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस को मूल ढांचा माना गया है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको दृष्टि आईएएस के कॉन्स्टिट्यूशन के बुक पर ले जाऊंगा कि उन्होंने क्या बताया है कि मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है। आपको रेफरेंस के साथ में पॉइंट टू पॉइंट, हमारे पास बुक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूं। देखिए, आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंध से है जो संविधान के मूल स्वरूप या भावना से निर्मित होते हैं। संविधान ने आधारभूत ढांचा घोषित किया है जिसमें निम्न चीजें हैं। पॉइंट टू पॉइंट देखिए। पहला, संविधान की सर्वोच्चता।
संविधान ही सर्वोच्च होगा, ना कि पार्लियामेंट। दूसरा, गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो लोकतंत्र को देखकर होगा। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण मतलब ये है कि राज्यों के पास अलग शक्तियां होंगी, केंद्र के पास अलग शक्ति होगी। केंद्र राज्य पर हावी नहीं हो सकता। किसी मामलों में अगर हुआ भी 369 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी अगर होता है तो राज्य स्वयं इस चीज को अपनी शक्तियों को सौंपेगी, तभी ये हो सकता है। संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष बात वही है कि यहाँ बस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन सबको देखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन में आप परिवर्तन करेंगे। यही मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर है। आप किसी एक धर्म के प्रति झुकाव को लेकर आप कोई भी संविधान संशोधन या संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला है राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ना एकता रहेगी ना ही अखंडता, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? मणिपुर की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या हम उसे कल्याणकारी राज्य कहेंगे? हम उसे कल्याणकारी राज्य नहीं कह सकते। उड़ीसा में जिस प्रकार का आज विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, क्या हम उसे कल्याणकारी राज्य कहेंगे? जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जो हो रहा है उसको आप क्या कल्याणकारी राज्य कहेंगे? आज ही कल्याणकारी राज्य नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, अरविंद केजरीवाल को अगर आज चाहेंगे तो आज बिना किसी केस के ईडी सीबीआई लगाकर तुरंत उसको क्या कर दिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। तो क्या इसे हम कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं? तो हम इसे कल्याणकारी राज्य नहीं कह सकते। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र, तो क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है? के लिए आप रेफरेंस ले लीजिए, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब ले लीजिए, आप जाकर देखिए कि क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप देखिए कि क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष सांगतात ना नंबर 20। तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र नहीं है। फिलहाल अभी ही इतने सारे चेंजेस इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से मनी पावर आपके लोकतंत्र पर हावी होता जा रहा है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या है कि कोई भी संविधान या कोई भी कानून अगर जनता के हित के विरुद्ध है या जनता के किसी वर्ग के हित के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसका पुनर्वलोकन कर सकती है, और अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर के अपोज है तो उसको सिरे से रद्द किया जा सकता है। तो इसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं, और ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें हमने अभी अभी हाल में ही देखा है एक इलेक्टोरल बॉन्ड को न्यायिक पुनर्विलोकन के थ्रू ही हटाया गया है। अगर हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य, तो मौलिक अधिकार हमारे हैं जो हमको जीने के लिए जो शक्तियां हैं वो प्रोवाइड करती है। संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली जहां संसद का शासन होगा, लेकिन ये भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नॉट अबोव द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पहले लाइन में ही बताया कि भारत में कोई भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी शक्तियां सीमित हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि संसद चाहकर भी संविधान को चेंज नहीं कर सकता। संविधान में अगर चेंजेस होंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, और ये एक सरल प्रवाह में हो सकता है, नॉट अपोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूरे संविधान को चेंज कर देने की जो बात है वो यही पास पूरी तरह से गलत हो जाती है कि अगर 400 सीट पार भी कोई अगर पार्टी ले आती है, जैसे राजीव गांधी की सरकार 414 सीटें पा गई थी, तो उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, या उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो सिर्फ एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली बना ले या वो एक पार्टी वाली देश बना ले। ऐसा करना असंभव है। तो 400 सीटों का ये जो नारा है वो सिर्फ एक जुमला भर है, और 400 सीटें पाना भी अब एक जुमला बनता जा रहा है। जिस हिसाब से आप एग्जिट पोल देखेंगे या लोगों को रेफरेंस देखेंगे कि उन्होंने किसको वोट दिया है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस चुनाव में 400 सीट लाना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।